नमस्कार दोस्तों। इस पाठ में हम पढ़ेंगे एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ये पाठ नंबर 13 है, माय विजन फॉर इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों डीआरडीओ और इसरो में कार्य किया है। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हुए थे। आइए डॉक्टर कलाम के भाषण के कुछ अंशों को पढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वह भारत के एक फेमस साइंटिस्ट थे और भारत के 11 प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बहुत बड़े संगठनों, भारत के जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, संगठनों मतलब इंस्टीट्यूशंस में काम किया है, जैसे डीआरडीओ और इसरो। उन्होंने अंतरिक्ष, स्पेस और मिसाइल विकास के लिए भी काम किया है। प्रस्तुत पाठ में हम उनके भाषण के कुछ अंशों के बारे में पढ़ेंगे। ये भाषण उन्होंने आईआईटी टेक फेस्ट उद्घाटन के दौरान दिया था। मैंने भारत के लिए 3 सपने देखे हैं। हमारे 3000 वर्ष के इतिहास में दुनिया के अलग-अलग कोनों से लोग भारत में आए और हमें लूटकर चले गए। हमारी जमीन हथिया ली, हमारे दिमाग को गुलाम बनाया। अलेक्जेंडर से लेकर ग्रीक, तुर्क, मुगल, पुर्तगाल, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच सभी ने हमारे देश को लूटा। ये सभी हमारे देश में आए, हमें लूटा और जो कुछ भी हमारा था वह सब ले गए। लेकिन हमने आज तक ऐसा दूसरे किसी देश के साथ नहीं किया। हमने किसी को अपना गुलाम नहीं बनाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने भाषण में कहते हैं कि उन्होंने भारत के लिए 3 सपने देखे हैं। फिर वह भारत के इतिहास के बारे में, भारत की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि भारत का जो इतिहास है वो 3000 वर्षों से भी ज्यादा है, जिसमें बहुत सारे ब्रिटिश, अंग्रेज आए, जैसे ग्रीक, तुर्क, मुगल ये सब आए और उन्होंने भारत को लूटा। हमारी जमीन हथियाई, हमारे दिमाग को गुलाम बनाया, मतलब हमें गुलाम बनाया अपना, और हमारे देश को लूटा। जो भी कुछ हमारा था वह वो सब लेकर चले गए। लेकिन भारत ने कभी भी ऐसा किसी दूसरे देश के साथ नहीं किया है और कभी भी किसी को अपना गुलाम बनाने की नहीं सोची है। हमने किसी भी देश की जमीन नहीं हथियाई, किसी देश की संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचाई और ना ही किसी देश के लोगों को जीने के तरीके की बदलने की कोशिश की। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम दूसरों की आजादी का सम्मान करते हैं। वह आगे कहते हैं कि हमने किसी भी देश की जमीन भी नहीं हथियाई और ना ही उनकी संस्कृति, उनके कल्चर को किसी भी तरीके का, ना ही उनके कल्चर का अपमान किया है, ना ही हमने वहां के रहन सहन बदलने की कोशिश की है। हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम दूसरों की आजादी की भी सम्मान करते हैं। इसलिए मेरा सपना आजादी ही है। मेरा मानना है कि भारत ने आजादी का पहला सपना 1857 में ही देख लिया था, जब हमने आजादी की लड़ाई शुरू की थी। इसी आजादी को बाद में हमने सुरक्षित किया और उसका पालन पोषण करके आगे आजादी का निर्माण किया। यदि हम आजाद नहीं होते तो आज कोई हमारा आदर नहीं करता। वे कहते हैं कि इसलिए उनका सपना आजादी है। जब भारत ने आजादी के लिए लड़ना शुरू करा था, तभी उन्होंने आजाद होने का सपना देख लिया था, मतलब सन 1857 में। और इस आजादी को बरकरार रखते हुए, इसको लड़ते हुए, इस आजादी को सेव किया और हमारी आगे पीढ़ी को भी आजाद देश मिले, उसका निर्माण किया। अगर आज भारत आजाद नहीं होता तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करता। मेरा दूसरा सपना भारत के विकास का है। 50 वर्ष से हमारा देश विकासशील देश है, लेकिन ये समय देश को विकसित बनाने का है। जीडीपी की दर से देखा जाए तो हम दुनिया के शीर्ष 5 देशों में से एक हैं। बहुत से क्षेत्रों में हमारा विकास दर 10% है। हमारा गरीबी स्तर भी प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आज हमारी उपलब्धियां वैश्विक स्तर पर आकी जा रही हैं, लेकिन
फिर भी हम अपने देश को एक विकसित देश के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और स्वनिश्चितता में कमी होना है। क्या ये गलत नहीं है? दूसरा सपना जो कलाम ने देखा था, जो अब्दुल कलाम जी ने देखा था, वो था विकास का। 50 वर्षों से हमारा जो देश है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। विकासशील मतलब डेवलपिंग कंट्री है और ये अभी तक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाया है। विकसित मतलब डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाया है। जीडीपी जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर हम देखा जाए तो जो दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज हैं, शीर्ष 5 देशों का मतलब टॉप 5 कंट्रीज हैं, उनमें से एक भारत भी है। बहुत सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे हमें वैश्विक स्तर मतलब वर्ल्ड लेवल पर भी हमें हमारी तुलना की जा रही है। भारत का गरीबी स्तर भी दिन पर दिन कम होता जा रहा है, पर फिर भी हम अपने देश को एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बना पाए हैं, क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और स्वनिश्चितता मतलब अपने आप को सेल्फ ड्रिवन कहते हैं इसे इंग्लिश में, मतलब अपने आप से ही काम करने की इच्छा, अपने आप से ही किसी कदम को उठाने की इच्छा की कमी है। मेरा तीसरा सपना भी है, भारत दुनिया में सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है भारत जब तक दुनिया में सबसे ऊपर खड़ा नहीं होता, तब तक कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। हमें केवल सैन्य शक्ति से ही नहीं, अपितु आर्थिक स्थिति से भी मजबूत होने की जरूरत है। हमें हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने 3 महान मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के साथ काम किया है। डॉक्टर एपीजे कलाम अपना तीसरा सपना बताते हैं कि भारत को सबसे ऊपर होना चाहिए, विश्व में भारत को सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई टॉप पर नहीं होता, सबसे ऊपर नहीं होता, तब तक कोई उसका आदर नहीं करता। ताकतवर ही ताकतवर का सम्मान करता है। हमें सैन्य शक्ति मतलब अपने आर्म फोर्सेस के साथ साथ अपनी हमें फाइनेंशियली भी और ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। फिर वह आगे बताते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने 3 बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ काम किया है। स्पेस डिपार्टमेंट के डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और न्यूक्लियर मटेरियल के जनक डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इन 3 महाज्ञानियों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। मैंने अपनी आजीविका में 4 मील के पत्थर देखे। इन्होंने किन तीनों के साथ काम करा है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। और डॉक्टर एपीजे कलाम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने इन 3 महाज्ञानी लोगों के साथ काम किया है। 20 साल इसरो में बिताए, मुझे भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने का अवसर मिला, उसी का जिसने पहले रोहिणी को लॉन्च किया था। मेरी वैज्ञानिक जीवन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके DRDO में शामिल हो गया और वहां मुझे भारत के मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा बनने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो उन्होंने 4 मुख्य चीजें हासिल की थी, उनके बारे में बताया है कि पहले उन्होंने 20 साल इसरो में काम किया और जब भारत ने पहली सैटेलाइट लॉन्च की, उसमें उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी थी? SLV-3। उसके बाद फिर वह DRDO में शामिल हो गए और उसमें वह मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा बने। 1994 में जब अग्नि की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उसका संबंध मौसम विभाग से हुआ, तो वह मेरा दूसरा सबसे आनंदित पल था। जब 1994 में जब अग्नि की सारी जितनी भी उस अग्नि एक सैटेलाइट थी जिसमें उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जब वह वेदर से मौसम मतलब मौसम विभाग से उसका संबंध उसको रिलेट कर पाए, तो उन्हें उनके लिए यह बहुत खुशी का पल था। 11 और 13 मई को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और DRDO ने न्यूक्लियर परीक्षण में अहम भूमिका निभाई थी। यह मेरे लिए तीसरा आनंदित पल था।
न्यूक्लियर परीक्षण की टीम में हिस्सा लेने की खुशी और दुनिया को यह बताना कि इसे भारत ने बनाया है, इसका प्रभाव हमारे देश के विकास पर जरूर पड़ेगा, यह मैं जानता था। इस समय मुझे अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उनका तीसरा मोमेंट कौन सा था? तीसरा आनंदित पल था जब डीआरडीओ ने न्यूक्लियर परीक्षण में अहम भूमिका निभाई थी। हम जानते थे कि हमें अग्नि को विकसित करने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने उसे पुनर्स्थापित किया और नए मटेरियल का प्रयोग करके अग्नि को विकसित किया, जिसमें बहुत ही हल्के मटेरियल कार्बन का उपयोग किया गया था। फिर से वे सैटेलाइट अग्नि की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पता था कि अग्नि को और विकसित अग्नि का और डेवलपमेंट करने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने दोबारा उस पे काम किया और अब की बार हल्के मटेरियल कार्बन का प्रयोग किया गया था उस पर उपयोग किया गया था उसमें। एक दिन निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरी प्रयोगशाला देखने आए। उन्होंने मटेरियल उठाया और पाया कि वह काफी हल्का है और वह मुझे अपने अस्पताल ले गए और मुझे अपने मरीज दिखाने लगे, जहां एक छोटी लड़की और लड़का 3 किलो के मेटेलिक कैलिपर को अपने पैरों पर बांधकर पैरों को घसीट रहे थे। एक दिन निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन कौन से होते हैं? जो हड्डियों का इलाज करते हैं, हड्डियों का ऑपरेशन करते हैं, वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साइंस लैब में आए थे। तो उन्होंने जब ये कार्बन का मटेरियल उठाया तो देखा कि वह बहुत हल्का है। तो वह एपीजे अब्दुल कलाम को अपने अस्पताल में ले गए और अपने मरीज दिखाने लगे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक छोटी लड़की और लड़का 3 किलो का उस लड़की और लड़के को चलने में तकलीफ थी, इसलिए उन्होंने 3 किलो का एक मेटल से बना हुआ कैलिपर अपने पैरों पर बांध रखा था, जिसे वे घसीट रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, कृपया मेरे मरीजों के दर्द को कम कीजिए। केवल 3 हफ्तों में ही हमने ऑर्थोसाइंस 300 ग्राम का कैलिपर तैयार किया और उसे ऑर्थोपेडिक सेंटर ले गए। वहां बच्चों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब वह आसानी से कहीं भी आ जा सकते थे। उनके माता पिता की आंखों में भी अपने बच्चों को देखकर आंसू झलक रहे थे। यह मेरा चौथा सबसे आनंदित पल था। जब ने कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कि उनके मरीजों का दर्द कम कीजिए, तो 3 हफ्तों के अंदर अंदर उन्होंने ऑर्थोसाइंस 300 ग्राम का कैलिपर तैयार किया और बच्चों और ऑर्थोपेडिक सेंटर ले गए। वहां पर जब बच्चों ने वह कैलिपर यूज किया तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था और उनके माता पिता भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन अब उनके बच्चे कहीं भी आ जा सकते थे। यह मोमेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सबसे चौथा सबसे आनंदित पल था। यहाँ का मीडिया इतना नकारात्मक क्यों है? क्यों हम भारत में अपनी ही शक्तियों और उपलब्धियों को बताने से शर्माते हैं? हमारा देश एक महान देश है। हमारी देश की सफलता की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन हम कभी उन्हें जानने का प्रयास नहीं करते। क्यों? दूध उत्पादन में हमारा देश पहले नंबर पे है। सेंसिंग सैटेलाइट में हम नंबर 1 पर है। गेहूं के उत्पादन में हमारा देश दूसरा देश है। चावल का उत्पादन करने वाला हमारा देश दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिकायत करते हुए कहते हैं कि जो हमारा मीडिया है वह कभी भी भारत की शक्तियों और उपलब्धियों के बारे में नहीं बताता। वह हमेशा भारत की नाकामियों के बारे में बताता है, जैसे कि हमारा देश दूध के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में भी सबसे पहले नंबर पे है, गेहूं के उत्पादन में दूसरा देश है और चावल के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पे है। डॉक्टर सुदर्शन को ही देखिए, उन्होंने एक जनजातीय गांव को आत्मनिर्भर, स्वचालित और गांव में परिवर्तित कर दिया। ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हमारे देश ने प्राप्त की हैं, लेकिन मीडिया हमारे देश की बुरी बातों, आपदाओं, असफलताओं और गंदगी को ही प्रकाशित करता है। फिर वह डॉक्टर सुदर्शन के बारे में बताते हैं, जिन्होंने एक गांव को सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया था। फिर वे कहते हैं कि जो मीडिया है पर हमारे देश की बुरी बातों को ही दर्शाता है। एक बार मैं टेल अवीव में था, तब मैं इस्राएली अखबार पढ़ रहा था। इसके एक दिन पहले ही वहां कई आक्रमण और बमबारी हुई थी।
जिसमें बहुत से लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन फिर भी अखबार के पहले पेज पर एक यहूदी इंसान की तस्वीर छपी हुई थी, जिसने रेगिस्तानी जमीन को 5 वर्ष में हरी-भरी जमीन में बदल दिया था। फिर वह दूसरी देश के अखबार के बारे में बताते हैं कि जब वह तेल अवीव में थे, तो वह इज़राइल का अखबार पढ़ रहे थे, जहाँ पर उन्होंने एक दिन पहले ही बमबारी हुई थी और हमला हुआ था और जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। पर फिर भी अखबार ने पहले पेज पर एक यहूदी इंसान की तस्वीर छापी थी जिसने 5 साल में हरी एक रेगिस्तानी जमीन को हरी-भरी जमीन में बदल दिया था। यह एक प्रेरणादायी तस्वीर थी जो बहुत से लोगों को जगा सकती थी, जबकि आक्रमण और बमबारी में मरे हुए लोगों की जानकारी अखबार के अंदर के पन्नों पर थी। भारत में हम केवल मृत्यु, दर्द, आतंकवाद, अपराध के बारे में पढ़ते हैं। हम इतने ज्यादा नकारात्मक क्यों हैं? वह उस अखबार से अपने देश के अखबार की तुलना करते हुए कहते हैं कि हमारे देश में हमेशा बुरी खबरों को जैसे मृत्यु, दर्द, आतंकवाद ये सब पहले पन्ने पे छापते हैं। पर इजरायली अखबार जो था उसमें उन्होंने एक प्रेरणादायी तस्वीर छापी थी जो दूसरे लोगों के मन में भी रेगिस्तानी जमीन को जमीन को हरी भरी करने में एक उम्मीद जगा सकती थी। हम लोग इतने नकारात्मक क्यों हैं? एक और प्रश्न, हम एक राष्ट्र के रूप में अपने देश को विदेशी चीजों से क्यों ग्रसित करते हैं? हम विदेशी टीवी चाहते हैं, हम विदेशी शर्ट पहनते हैं, हम विदेशी टेक्नोलॉजी चाहते हैं। क्या ऐसा करना जरूरी है? क्या हम इस बात को नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से ही आता है? मैं हैदराबाद में जब अपना भाषण दे रहा था तब एक 14 वर्षीय लड़की ने मुझे ऑटोग्राफ के लिए पूछा। तब मैंने उससे पूछा कि जीवन में उसका लक्ष्य क्या है। उसने जवाब दिया, मैं विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। उसके लिए आपको और मुझे मिलकर एक विकसित भारत का निर्माण करना है। आपको इस बात का ऐलान करना चाहिए कि भारत का एक विकासशील देश नहीं अपितु पूरी तरह से विकसित देश है। आगे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हमारे जो देश में ज्यादातर इंपोर्टेड चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, इंपोर्टेड चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे फॉरेन टीवी, इंपोर्टेड टीवी हो गया, इंपोर्टेड शर्ट हो गई, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी हो गई। जब हम अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे तभी हम अपने आप का आदर कर सकते हैं। आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ डिपेंडेंस। सेल्फ रिस्पेक्ट तभी आती है जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। फिर उन्होंने हैदराबाद में जब अपना भाषण दिया था तब एक लड़की ने 14 वर्षीय लड़की ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा था। तब उस लड़की से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पूछा था कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो उस लड़की ने कहा कि मैं एक डेवलप इंडिया में रहना चाहती हूँ, एक विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। अपने देश में विदेशी पद्धति का सम्मान कर सकते हो, लेकिन अपने ही देश की पद्धति का सम्मान नहीं कर सकते। भारतीय जमीन पर आप कदम रखते ही रास्तों पर पेपर और सिगरेट फेंकना शुरू कर देते हो। यदि विदेशों में आप विदेशियों की तरह रहते हो तो उनके नियम का पालन करते हो, तो अपने ही देश में हमारे नियमों का पालन क्यों नहीं करते? आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम अपने देश में जो बाहर से आई चीजें होती हैं उनका सम्मान कर सकते हैं, पर हम अपने देश में अपने ही चीजों का सम्मान नहीं कर सकते। जब हम भारतीय जमीन पर चलते हैं तब हम वहां पर कूड़ा करकट फैलाते हैं, सिगरेट फेंकना शुरू कर देते हैं, पर जब हम विदेशी जमीन पर चलते हैं, बाहर देश में रहते हैं, तो हम उनके नियमों का पालन करते हैं, पर हम अपने देश में ही अपने नियमों का पालन नहीं करते। हम सरकार से आशा रखते हैं कि वे रास्तों को साफ रखें, लेकिन उनके द्वारा बनाए कूड़ेदान में हम कभी भी कचरा डालना पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि रेलवे में हमें साफ बाथरूम मिले, लेकिन हम रेलवे का बाथरूम का सही उपयोग करना नहीं जानते। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि हम सरकार से ये चाहते हैं कि वे रास्तों को साफ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, पर जब सरकार हमारे लिए कूड़ेदान लगाती है, फिर भी हम कूड़ेदान में कूड़ा नहीं फेंकते और इधर-उधर डाल देते हैं। ऐसे ही रेलवे में जब बाथरूम का प्रयोग करते हैं, तो हम उसकी भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। कौन इस पद्धति को बदलना चाहेगा? पद्धति में क्या-क्या शामिल है?
देखा जाए तो पद्धति में हमारे ही पड़ोसी, घर के सदस्य, शहर, दूसरे समुदाय और चुनी हुई सरकार शामिल है। लेकिन जैसा कि हम व्यवहार करते हैं, उसके अनुसार सिस्टम में सब शामिल है, केवल आपको और मुझे छोड़कर। ये जो हमारा रवैया है, ये जो हमारा व्यवहार है, ये कौन बदलना चाहेगा? ये कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि इस व्यवहार को हम सभी लोग करते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी, हम लोग, घर के सदस्य, शहर, सभी लोग इसी व्यवहार के साथ जीते हैं और इसी को फॉलो करते हैं। जब पद्धति में बदलने के लिए सकारात्मक योगदान की बात आती है, तो हम अपने आप को अपने परिवार के अंदर बंद कर देते हैं और चाहते हैं कि चला जाए। जब भारत अच्छा नहीं लगता तो हम न्यूयॉर्क तक चले जाते हैं। न्यूयॉर्क असुरक्षित लगता है तो हम इंग्लैंड चले जाते हैं। जब इंग्लैंड में हमें बेरोजगारी दिखाई देती है तो हम दूसरे देशों की ओर चले जाते हैं, और जब दूसरे देशों में भी हमें युद्ध दिखाई देते हैं तो हम वापस अपने परिवार के साथ भारत आ जाते हैं। आज प्रत्येक देश के बाहर जाकर रहना चाहता है, लेकिन कोई भी पद्धति को स्वयं सुधारना नहीं चाहता। जब हम में से हर एक कोई क्या चाहता है कि भारत से बाहर जाकर पढ़े लिखे और वहीं पे नौकरी करे। जैसे जब भारत अच्छा नहीं लगता तो लोग न्यूयॉर्क चले जाते हैं, फिर न्यूयॉर्क अच्छा नहीं लगता तो वो इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड में भी जब नौकरी नहीं मिलती तो वह दूसरे देश में चले जाते हैं, और अगर दूसरे देश में कहीं युद्ध हो रहा हो तो वापस भारत आ जाते हैं। हर एक इंसान देश के बाहर जाकर रहना चाहता है, पर कोई अपने देश को बदलना नहीं चाहता। शब्दार्थ: हथियाना, हड़पना। आदर: सम्मान देना। आनंदित पद: सुखदाय लम्हा। कृपया: प्लीज, निवेदन करना। परिवर्तित: बदलना। ठेस: चोट, आहत। शीर्ष: सबसे ऊपर। संबंध: रिश्ता। प्रयोगशाला: जहां प्रयोग किए जाते हैं। और आशा: उम्मीद। पढ़ने का कौशल: शब्दों का उच्चारण कीजिए। संगठन, मिसाइल, वैज्ञानिक, गुलाम, कोशिश, आजादी, आत्मविश्वास, सम्मान, प्रोफेसर, आनंद, अस्पताल और जनजातीय। पाठ ज्ञान: सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। एपीजे कलाम ने भारत के लिए कितने सपने देखे थे? एपीजे कलाम ने भारत के लिए 3 सपने देखे थे। कलाम का पहला सपना क्या था? कलाम का पहला सपना आजादी था। कलाम का दूसरा सपना क्या था? कलाम का दूसरा सपना था भारत का विकास। ताकत ही सम्मान करती है। ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। कलाम ने कितने वर्ष इसरो में बिताए? उन्होंने इसरो में 20 वर्ष बिताए। कितने समय में कलाम ने 300 ग्राम का कैलिपर तैयार किया था? 3 सप्ताह में उन्होंने 300 ग्राम का कैलिपर तैयार किया था। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश के इतिहास में दुनिया के अलग-अलग कोनों से लोग भारत में आए और हमें डैश कर चले गए। यहाँ पे आएगा भारत, और हमें लूट कर चले गए। भारत में डैश का पहला सपना डैश में ही देख लिया था। भारत ने किसका सपना? आजादी का पहला सपना कब देख लिया था? 1857 में। डैश वर्ष से हमारा देश डैश ही है। 50 वर्षों से हमारा देश विकासशील ही है। भारत जब तक दुनिया में डैश खड़ा नहीं होगा, तब तक कोई हमारा डैश नहीं करेगा। भारत जब तक दुनिया में सबसे ऊपर खड़ा नहीं होगा। आदर या सम्मान, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। 11 और 13 मई को डैश और डीआरडीओ ने न्यूक्लियर परीक्षण में अहम भूमिका निभाई थी। 11 और 13 मई को क्या हुआ था? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डीआरडीओ ने, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी।
डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये हम डा में लिखेंगे। हम सरकार से आशा रखते हैं कि वह डैश को साफ रखे। किसको साफ रखे? सड़कों को। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। यह वाक्य सही है। भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश को अपना गुलाम नहीं बनाया है और ना ही किसी की जमीन पर अधिकार किया है। यह वाक्य भी सही है। भारत में आजादी का पहला सपना सन 1857 में देख लिया था। यह वाक्य भी सही है। कलाम का पहला सपना था कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। यह वाक्य गलत है। उनका सपना पहला आजादी का था। कलाम ने बच्चों के बोझ को कम करने के लिए 300 ग्राम का कैलिपर तैयार किया। यह सही वाक्य है। भारत चावल उत्पादन करने वाला विश्व का अग्रणी देश है। यह वाक्य गलत है। दूसरे नंबर पे भारत में चावल का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 4, सोचिए और लिखिए। डॉक्टर कलाम द्वारा भाषण कहाँ पर हुआ था? डॉक्टर कलाम ने भाषण कहाँ पर दिया था? डॉक्टर कलाम ने भाषण दिया था आईआईटी टेक फेस्ट के उद्घाटन में हैदराबाद में। फिर है प्रश्न नंबर 2, आजादी के विषय में कलाम के विचार लिखिए। आजादी के विषय में इसका जो उत्तर है वह आपको पाठ के पहले पैरा से ही मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत का जो इतिहास है वह 3000 वर्षों का है। अलग अलग कोनों से लोग भारत आए और लूट कर चले गए। जमीन हथियारी, दिमाग को भी गुलाम बना लिया। अलेक्जेंडर से लेकर ग्रीक तक सबने देश को लूटा था, लेकिन आज तक भारत ने किसी को अपना गुलाम नहीं बनाया। आगे वह कहते हैं कि भारत ने आजादी का पहला सपना 1857 में ही देख लिया था, जब उन्होंने आजादी की लड़ाई शुरू की थी। इस आजादी को बाद में हमने सुरक्षित किया, उसका पालन पोषण किया और आजादी का निर्माण किया। यह उनके विचार थे आजादी के बारे में। डॉक्टर कलाम के 3 सपने कौन-कौन से थे? कलाम के 3 सपने थे कि सबसे पहले भारत आजाद देश रहे। पहला सपना था उनका कि भारत आजाद देश रहे। आजादी था पहला सपना। उसके बाद उनका सपना था कि भारत एक विकसित देश बने और तीसरा सपना था कि भारत विश्व में सबसे ऊपर रहे। भारत का विश्व में सबसे पहला स्थान हो। डॉक्टर कलाम ने अपने वैज्ञानिक करियर के विषय में क्या बताया? डॉक्टर कलाम का जो साइंटिफिक करियर था वो क्या था? डॉक्टर कलाम ने बताया था कि उन्होंने 20 साल इसरो में बिताए और पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने का अवसर मिला। उसी का जिसने पहले रोहिणी लॉन्च किया था। इसके बाद उन्होंने इसरो के बाद वो डीआरडीओ में शामिल हुए और वहां पे मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा बनने का अवसर मिला। फिर है लास्ट प्रश्न, प्रयोगशाला में डॉक्टर कलाम से मिलने कौन आया था? उन्होंने क्या कहा?
प्रयोगशाला में डॉक्टर कलाम से मिलने ऑर्थोपेडिक सर्जन आए थे। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ऑर्थोपेडिक सर्जन आए थे। उन्होंने मटेरियल उठाया और पाया कि वह काफी हल्का है और वह उन्हें अस्पताल में ले गए। और उन्होंने डॉक्टर कलाम से कहा था कि उनके मरीजों का दर्द कम कीजिए, जिसके लिए इन्होंने 3 हफ्तों में ऑर्थोमिस 300 ग्राम का कैलिपर तैयार किया था। इसी के साथ ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।